बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या बात है जिसकी वजह से हुकूमत की जान ही निकल गई है। चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्या कह दिया है जिसकी वजह से हुकूमत अब परेशान है कि ये तो सब कुछ उल्टा हो गया है। इसी पर हम बात करेंगे, मगर दीगर खबरों पर भी नजर डालते हैं। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान, इन दोनों को रिहा किया गया और इमरान खान की तीसरी बहन नौरीन वहां पर पहुंची जब इनकी रिहाई हुई है। लेकिन जो हैरानकुन बात है वो ये है कि इन खवातीन का हौसला देखें, इस उम्र में भी इनका हौसला देखें। इन्होंने बाहर आकर मीडिया से जो बात की है वो भी हैरानकुन है, जरा सुनिएगा। ये आप देखते सकते हैं, अलीमा है, उज़मा खान है और ये नौरीन तीसरी बहन जो है, ये तीनों मिल रही हैं और नारे इमरान खान के लगे हैं। अच्छा, अब अलीमा खान साहिबा ने यहाँ आकर मीडिया से बात की, बाहर आकर, और कहा कि आज इमरान खान के लिए हमें दोबारा निकलना पड़ेगा, हम दोबारा निकलेंगे एहतजाज के लिए। इमरान खान जब कहेगा हम दोबारा एहतजाज करेंगे। यानी वो डर नहीं रही, खौफजदा नहीं हो रही। उनको जिस तरह गिरफ्तार किया गया, दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए और जो उनके साथ सलूक किया गया, कई दिन उनको जेल में रखा गया जबकि कोई केस नहीं था, कोशिश ये की जमानत ना हो, बात आगे जाती रही, इस तरह दिन गुजरते रहे। उसके बावजूद वो कह रही हैं कि हम फिर निकलेंगे। आप सोचिए जरा। और उन्होंने कहा कि अगर मकसद जिंदगी में हो, कोई बड़ा मकसद हो, तो जेल काटी जा सकती है, ये मुश्किलात सही जा सकती हैं। आज हमें इमरान खान के लिए फिर निकलना पड़े, हम फिर निकलेंगे। ये बताइए कि एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। पुरअमन एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेगा हम बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अगर आपने आज कोई वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए असद तूर की। और उसके बाद मैं हसनात मलिक और असद तूर, ये दोनों कोर्ट रिपोर्टिंग के बड़े नाम हैं और ये काजी फैसल साहब के बहुत करीब रहे। अब हसनात मलिक साहब और असद तूर ये वीडियो में कहते हैं कि हम जुर्म में शरीक हैं, इस कौम के मुजरिम हैं। मंसूर अली शाह साहब भी कहते हैं जिस जुर्म में शरीक है क्योंकि उन्होंने काजी फैसल का साथ दिया। और जजेस हमें कहते थे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे शेख अजमत सईद, बहुत लायक जज थे। तो जब वो रिटायर हुए तो उनसे पूछा, हसनात मलिक साहब कहते हैं कि क्या बनेगा, वो इनका काजी फैसल का रेफरेंस वगैरह चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर इसके खिलाफ फैसला आ गया तो तबाही होगी, और अगर इसके हक में फैसला आ गया और ये यानी जज रहा तो और बड़ी तबाही होगी। और हसनात मलिक साहब कहते हैं कि वो जजेस, जो पुराने जजेस थे, उनका कसूर यह है कि वो काजी फैसल को एक्सपोज नहीं कर सके और उनका कसूर ये रहा कि वो उस हद तक गिर नहीं सकते थे। ये इनके अल्फाज हैं हसनात मलिक साहब के, जो कि काजी फैसल साहब को सपोर्ट करते रहे। ये वो साफी हैं, कहते हैं कि उस हद तक जजेस गिर नहीं सकते थे, उस निचली सतह पर जा नहीं सकते थे जिस पर काजी फैसल जाते हैं, इसलिए इनको एक्सपोज नहीं कर सके। ये उस हद तक गिरे काजी फैसल साहब। ये हसनात मलिक साहब के अल्फाज हैं। ये वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है जिसमें ये डिस्कस कर रहे हैं। हसनात मलिक साहब के आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर ये व्लॉग पड़ा हुआ है। लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बस ये देखते जाइए। जहां 12 करोड़ रुपया लगाया है काजी फैसल ने इंसानी हुकूक की यादगार जिसको कहा गया, असल में वो काजी फैसल का बनाया गया इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान है। ये असद तूर ने वहां पर सब दिखाई हैं कब्रें। इस कब्रिस्तान में ये भी देखिए, देखिए कब्र नहीं होती, कब्र के बीच में लोगों ने जगह छोड़ी हुई होती, वहां पर घास उगाया होता है। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वो कब्र ही है। आप देखें, ये कब्रिस्तान बनवा के गया शख्स। ये देखें, ये जरा मेरे से कोई गरीब हो ना, कह रहे हैं ये कब्रिस्तान बनाकर गया है शख्स, ये है इसका काम, ये है इसकी लेगेसी, ये करता रहा। ये ना कर सकता हूँ तो उसकी कब्र ऐसी होती है, वो कच्ची सी थोड़ी सी रह जाती है, सही तरह पक्की नहीं होती, पटाइयां नहीं लगी होती। ठीक है, ये देखिए, ये भी ये 4 कब्रें, ये कब्रें पड़ी हुई। ठीक है, ये कब्रें ढूंढना शुरू करते हैं बाद से। इसमें मोस्ट लाइकली पीटीआई का बल्ले का निशान दफन है। जो उन्होंने फैसला दिया, कह रहे हैं इस कब्र में पीटीआई का बल्ले का निशान दफन है। इन्होंने इंसानी हुकूक को दफना दिया है। ये इंसानी हुकूक की कब्रें हैं। उस कब्र में अगर आप देखेंगे तो आपको 8 फरवरी का इलेक्शन मिलेगा जो चोरी करवाया काजी फैसल ने। ठीक है, वो रिग्ड इलेक्शन। दूसरी कब्र में काजी फैसल ने जो 8 फरवरी का इलेक्शन रिग करवाया, धांधली करवाई, वो मिलेगा आपको, वहां दफन है वो। काजी फैसल का कब्रिस्तान है। इसमें अवाम के बुनियादी हकूक दफन है। ठीक है, इसमें मिलिट्री, ये ले जी, इस कब्र में बुनियादी इंसानी हकूक दफन है जी।
कोर्ट में जो लोगों के सिविलियन का अभी तक ट्रायल हो रहा है, जेल में पड़े हुए हैं, उनके फैसले दफन है, ठीक है, सिविलियन के। इसमें आ रही है, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन दफन है इस खबर में। अब आगे यानी जो मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए था, उनका नोटिफिकेशन यहां पर दफन है, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल काजी फाइसा ने अदा किया। मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा है उसमें सारी कहानी बता दी है कि किस तरह से काजी फाइसा सहूलतकार रहे और उन्होंने सारी जुडिशरी को तबाह किया, उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ जाकर सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसमें पीटीआई की जो खवातीन कारकुन हैं, रहनुमा हैं, डॉक्टर यास्मीन और सब, इन लोगों के जमानत के कागजात दफन है इस खबर में। ठीक है, ये जी ये जरा बड़ी खबर थी। उन्होंने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जमानत के जो कागजात दफन है, जो बूढ़ी खातून हैं, बीमार हैं और उनको जमानत भी नहीं हो रही, वो उनके कागजात दफन है। फिर ये देखें कि जो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब की बात की, क्योंकि आइन के मुताबिक सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, काजी फाइसा ने सहूलतकारी की और ख़ुद बिलावल ने कहा कि काजी फाइसा के बगैर ये मुमकिन नहीं था जो हमने कर दिया है इस मुल्क और कौम के साथ, आइन के साथ। आगे आते रहिए, हम आपको पूरे कब्रिस्तान का दौरा करवाते रहते हैं। ठीक है, फिर आप आ जाइए, ये कब्र देखिए, आपको इस कब्र का भी दिखाते हैं कि ये जो कब्र है, ठीक है, यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा की लेगेसी दफन है। ये जी ये कब्रें हैं जहाँ उनकी लेगेसी, उनकी विरासत, वो क्या छोड़ कर गए हैं, वो सब दफन है इधर। ये कब्र है जहाँ पर 26वीं आईनी तरमीम के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा का मुजरमाना किरदार जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन है वो दफन है। ठीक है, मुजरमाना किरदार, यहाँ पे 63A के लिए जो उन्होंने कमेटी तोड़वाई, ठीक है, सदारती ऑर्डिनेंस जारी करवा के, यहाँ पे उसकी कब्र है। ये सब कुछ यहीं पर दफन है और यही चीफ जस्टिस काजी फाइसा की ये जी लेगेसी उनकी। अब मैं आपको बता दूं कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात की है आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। उन्होंने कहा है कि हम इंश्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर हो। ये कॉन्सेप्ट है, बुनियादी उसूल है किसी भी रियासत का इस वक्त, कि पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, इनकी अपनी अपनी आज़ादी होगी। यानी पार्लियामेंट कानून बनाएगी और एग्जीक्यूटिव जो है वो उस यानी जो अहकामात होंगे, जो कुछ कहा जाएगा उस पर अमल दरामद करेगी। जो कानून होगा उस पर अमल दरामद करना है। जो कुछ होगा मुल्क में, जिस तरह काबीना और उसके मेंबर होते हैं, ये सब करवाएंगे। उनके काम में मुदाखलत नहीं होगी, उनको आज़ादी होगी कि वो काम करवाएं। इसी तरह पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, ये नहीं होगा कि कोई और बैठकर कानून साजी करता रहे। जुडिशरी जो है वो फैसले सुनाएगी, वो आइन की तशरीह करेगी, ये उसका काम है, कोई और ये काम नहीं करेगा और उसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। जब ये बात वो कर रहे हैं कि यानी अदलिया की, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस जब खुद कह रहे हैं ट्राइकोटमी पावर की बात कर रहे हैं, तो अपने इदारे के हवाले से कह रहे हैं। उन्होंने तकरीर में, जो पहली तकरीर है उसमें ये बात की है, पहली तकरीर में, जिसको उस तरह हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत की घंटियां बज गई हैं और वो कह रही है कि ये क्या, ये तो कह रहे हैं अदलिया की आज़ादी को हम यकीनी बनाएंगे। तो हमने तो अदलिया की आज़ादी को ख़त्म करने की 26वीं आईनी तरमीम लाए। अब वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं कि सारा कुछ हम कंट्रोल करेंगे। हुकूमत जजेस भी अपनी मर्जी के लगाएगी, बेंच भी अपनी मर्जी के बनाएगी, आईनी बेंच भी अपनी मर्जी का बनाएगी, वहां पर जज भी अपनी मर्जी का लाएगी, हत्ता के बेंचेस भी अपनी मर्जी के बनवाएगी। इसीलिए अब फिर वो 3 की कमेटी को 5 का करने का सोचा जा रहा है। उसमें अमीनुद्दीन और जमाल खमंदुखिल साहब को लाने का सोचा जा रहा है। फैसला हुकूमत ने कर लिया है कि फिर हमने कमेटी बदलनी है। अब ये तीसरी दफा हो रहा है। अब हुकूमत ने काम ही पकड़ लिया है कि जिस तरह जो जज देख रहे हैं उसके मुताबिक जनाब कमेटी खेलेंगे। अब ये कमेटी का खेल बना लिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को। तो ये चीफ जस्टिस का कहना ये बहुत बड़ी बात है और ये हुकूमत के लिए खतरे की घंटी, हुकूमत की जान निकल गई। अगर इन्होंने वाकई सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए काम शुरू कर दिया तो हमारा क्या बनेगा? हमने तो उसको गुलाम बनाना है, हमने तो हर चीज़ को कंट्रोल करना है। इनको फोबिया है सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो, तो ये ज़मीनी खुदा बनना चाहते हैं। इसलिए ये इनकी सोच है और ये उस तरफ जा रहे हैं और इसी वजह से इन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया है, आग लगा दी है सारे इदारों को और सब कुछ को तबाह कर दिया है। तो चीफ जस्टिस ने ये कहकर तो खतरे की इनके लिए घंटी बजा दी है। और माजी के अगर फैसले देखें, अभी तो चीफ जस्टिस के बारे में यह है कि पता ही नहीं, क्योंकि वो कोई ना कोई अपना अलग ही रास्ता बना लेते थे, कोई वाज़े उनके फैसले उस तरह नजर नहीं आते। लेकिन माजी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़े हैं कि आप अदलिया की आज़ादी पर किसी तरह से कोई कानून साजी नहीं कर सकते उसके आज़ादी को सल्ब करने के लिए। तो अब अगर चीफ जस्टिस ने जो कहा है उस पर अमल दरामद के लिए ज़रा भी कदम आगे बढ़ाया तो हुकूमत तो गई, ये तो लुट गए, बर्बाद हो गए।
इनके पास तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अब गवाहियां आ रही हैं, खुर्शीद शाह साहब हों, फजल रहमान साहब हों, दीगर लोग, वो कह रहे हैं जी बुशरा बीबी की रिहाई या इमरान खान की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है, अदालतों से ही है। यानी ये आपके मुखालिफिन भी गवाही दे रहे हैं इमरान खान के। और ये खबरें भी आ रही हैं कि आइंदा दिनों में बहुत कुछ ऐसा होगा जो हुकूमत करेगी, लेकिन तासुर इस्टेब्लिशमेंट का देने की कोशिश की जाएगी। अब इसकी एक कड़ी नजर आती है कि जी ये हमला करवाया गया है कैदी वैन पर, और ये एक अजीब बात है कि कैदी वैन पर हमले का अंदाज आप देखिए, कहा गया फायरिंग हुई है, ये हुआ। अच्छा, कैदी वैनें बड़े आराम से लाइन में गुजर रही हैं और इन लोगों के करीब से गुजर रही हैं ताकि पथराव कर सके। पथराव करके कौन से कैदियों को छुड़वाया गया? कहा गया कि जी छुड़वाया गया और वो भाग गए, फिर उनको हमने गिरफ्तार किया, फायरिंग भी हुई, टायर बस्ट हो गए। जो मनाजिर दिखाए जा रहे हैं मुबैना तौर पर उनमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकायदा मास्क पहने कुछ लोग हैं और देखें पूरा अपनी हर बंदे ने अपने आप को छुपा रखा है और पथराव किया जा रहा है। और उसके बाद फिर कहते हैं जी फायरिंग की आवाज़ आती है, वो वैन्स गुजर गई हैं। यानी अगर किसी को छुड़वाना है तो पथराव से छुड़वाएंगे। एक दूसरा ये कि क्या अपने साथियों पर ही पथराव शुरू कर देंगे, और ये कौन सी छुड़वाने की कोशिश हो रही है? तो इसमें तो लगता है कि इस्लामाबाद पुलिस खुद फंस गई है कि जब इन लोगों की जमानतें हो गई थी, ये तो रिहा हो रहे थे, तहरीक इंसाफ के कारकुन, खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के एहलकार, दीगर लोग थे, जब वो रिहा हो रहे हैं तो क्यों वो भागने की कोशिश करेंगे? बल्कि कहा जा रहा है कि वीडियो एविडेंस मौजूद है। अली बिन गंडापुर ने भी कहा है, हमारे जराये से भी इस चीज़ की तस्दीक हुई है कि इन लोगों के मोबाइल छीन लिए गए हैं, वरना वहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास फुटेज है कि इनको खुद उतारा गया और कहा गया जाओ, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि भाई हम तो रिहा हो गए, हमारी तो जमानत हो गई, हम तो रिहा होने वाले हैं। तो इनको तो बस कार्रवाई के लिए जेल ले जाया जा रहा था, वहाँ पर फिर रोका जारी होती है, जो भी प्रोसीजर होता है। तो हम क्यों भागें? तो ऐसे में कोई क्यों वैन पर हमला करवा कर एक नया केस बनवा लेगा? तो हुकूमत ने कोशिश ही की है कि इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम आए और इन पर एक नया मुकदमा बनाकर इनको गिरफ्तार रखा जा सके। तो इससे हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक दफ़ा फिर। आखिर में जनाब ये खबर, बहुत बड़ी खबर आई है कि ईरान पर हमला हो गया है। इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया है। तेहरान और करज में धमाके, ईरान ने तस्दीक भी कर दी है कि उसके एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा तेहरान और इसके करीबी शहर करज में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और पासदान इनकलाब के हेडक्वार्टर के करीब धमाके सुने गए हैं। जबकि तेहरान पर इसराइली हमले के बाद कई मकामात पर आग लग गई। तेहरान में एक इमारत में आग लगने की भी इत्तलात सामने आई हैं। ताहम तेहरान के महकमा फायर ब्रिगेड ने वाज़ेह किया था कि इस इमारत का वज़ारत दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइल ने ये बरह रास्त ईरान पर ये पहला हमला हम कह सकते हैं, उसकी सरजमीन पर, ईरान की सरजमीन पर इस तरह से डायरेक्ट हमला किया है। इसराइल कह रहा था कि हम जवाब देंगे, ईरान ने मिसाइल दागे और ये सब कुछ किया। अब ये जंग फैलती जा रही है। पहले हम गज़ा में देख रहे हैं निहत्ते मुसलमानों पर, फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, फिर लबनान में भी इसराइल ने जंग छेड़ दी और अब बरह रास्त ईरान के साथ। और अमेरिका कहता है कि जी हमारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो अब एक नई जंग हमारे ख़ित्ते में छिड़ चुकी है, हमसाए ईरान में छिड़ चुकी है। और अब ये हुकूमत तो पता नहीं किस तरह की सोच रखती है, इसका क्या है, इनको तो सिर्फ अपने इक़्तिदार की पड़ी है। अब ये अगर खुदा न खास्ता जंग बढ़ती है तो इसके बरह रास्त असरात पाकिस्तान पर भी आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।